बेटा। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। जैसा कि भारत में एक महामारी है, वैश्विक महामारी, जिसका नाम कोरोना है। इसके चलते सभी कोचिंग संस्थान एवं सभी स्कूल कॉलेज सभी बंद चल रहे हैं। इस वजह से हम लोग आज ऑनलाइन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं दीपक शर्मा आपको आज इतिहास पढ़ाऊंगा। देखते हैं, आज जानते हैं सबसे पहले इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो बेटा, इतिहास हिंदी में जिसे इतिहास कहते हैं, यह संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर बना है, जो होता है इति, धन, हा, धन, आस। संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला होता है इति, दूसरा ह और तीसरा आस। अब इन तीनों का जो अर्थ होता है वो होता है ऐसा होना, ऐसा होना निश्चित था, निश्चित था। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है ऐसा होना निश्चित था। बात करते हैं हम इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में हम बोलते हैं हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, हिस्ट्री शब्द कहां से आया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आगे जो हम आपको सिलेबस कराएंगे वो आगे कराएंगे आपको। पहले हिस्ट्री शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पहले इन चीजों को, बेसिक को समझ गए तो इतिहास समझना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने सुना ही होगा, पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे उनकी एक कहावत थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में रटो रात को सफा। तो ऐसा नहीं होगा। आज से इतिहास आपको कंठस्थ होगा। आप इतिहास को सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मान के पढ़ेंगे। चलते हैं, इतिहास को हम दूसरी भाषा में, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, इसमें कहते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द कहां से आया? यह शब्द यूनानी शब्द है, यूनानी या ग्रीक शब्द है। ग्रीक लोग जो थे वो पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग बुनने को लेकर करते थे। जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ग्रीक लोग उसे ही हिस्ट्री कहते थे। क्या कहते थे? हिस्ट्री। हिस्ट्री के नाम से जानते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। क्या होता है? बुनना। इससे हमें प्रतीत होता है कि मानव के जीवन की ऐसी घटित घटना जिनको हम अपनी भाषा में समझते हैं, अपनी भाषा में जानते हैं, उसे ही हम कहते हैं हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना, और इसे ही हमने हिस्ट्री को इतिहास कहा। हिस्ट्री को हमने इतिहास कहा। अब आगे चलते हैं बेटा। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हुए। हिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? हिस्ट्री के 3 पार्ट हुए। नंबर पहला, जिसे हम प्राचीन काल के नाम से जानते हैं, या प्राचीन भारत,
दूसरा होता है मध्यकाल, और बेटा तीसरा होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि अगर हम इतिहास को एक ही पार्ट में, एक ही भाग में पढ़ते तो ये असंभव था कि हम इतिहास को एक ही पार्ट में पढ़ें या समझें। समझना भी असंभव था। इसीलिए इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में बांटा। सबसे पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन तीनों पार्टों में से, तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा, आज का हमारा जो पार्ट होगा वो होगा मध्यकाल। मैं आपको आज मध्यकाल से पढ़ाऊंगा। सीरीज को आगे लेके चलेंगे, आधुनिक भाग पढ़ाऊंगा और लास्ट में प्राचीन काल पढ़ाऊंगा। अब बेटा प्राचीन काल लास्ट में इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि आज का जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं मध्यकाल से। जैसे कि रेलवे का ले लीजिए आप, यूपी का यूपी लेखपाल है, यूपी पुलिस है, यूपी वीडियो है, उनका आपको लिए जाए क्वेश्चन लिए जाए, पिछले चैप्टर में से उठाए जाए, पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उठाए जाए, तो मध्यकाल से सबसे ज्यादा बनते हैं। बात करें आधुनिक की, दूसरे नंबर पर आधुनिक काल आता है और तीसरे नंबर पर आता है प्राचीन काल। अगर हम सिविल सेवा की बात करें, सिविल सर्विस की, जैसे कि यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें तो आधुनिक काल से बनते हैं प्रश्न, और पीसीएस की बात करें तो आधुनिक काल से ज्यादा बनते हैं प्रश्न। लेकिन अधिकांश अगर टोटल व्यू देखा जाए तो मध्यकाल से, सबको मिलाकर मध्यकाल से प्रश्न ज्यादा बनता है। तो मैं आपको आज मध्यकाल पढ़ाऊंगा और मध्यकाल में मैं आशा करूंगा कि आपको जबरदस्त इंटरेस्ट आने वाला है। मध्यकाल में मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें अरबों का आक्रमण, तो ये स्टार्ट होता है 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है। तो हम ये देखेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण क्यों हुआ। क्योंकि अगर कोई लड़ाई होती है या कोई आक्रमण होता है तो सबसे पहले कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जब कोई ना कोई वजह होती है उसी के बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें लड़ाई और आक्रमण किए जाते हैं। तो अरबों का आक्रमण क्यों हुआ, इसका आशय क्या था, आज हम वही आपको बताने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा और कहानी के माध्यम से ही आपको बेहतरीन तरीके से अरबों का आक्रमण समझ में आएगा। आशा करूंगा कि आगे जो भी पढ़ाऊंगा वो भी आपको बेहतरीन तरीके से ही समझ में आएगा। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि अरबों का आक्रमण भारत पर क्यों हुआ। देखिए, अरब में एक खलीफा था। अरब में एक खलीफा था जो रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, जिसका नाम था अल-हज्जाज। जिसका नाम था अल-हज्जाज। और अल-हज्जाज के ही सेनापति, कमांडर इन चीफ अल-हज्जाज का सेनापति, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अल-हज्जाज के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब में खलीफा था
एक खलीफा, आप समझ रहे होंगे कि खलीफा क्या होता है, ये अधिकांश स्टूडेंट सोचते हैं। खलीफा एक धार्मिक पद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये वंशानुगत पद हो गया। यह जैसे कि राजा राज करता है उसी तरीके से खलीफा का राज हो गया और खलीफा राज करने लग गया। तो खलीफा का एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो शासन था वो था अरब में। लेकिन अब थोड़ी सी बात हम करें इंडिया की, तो एक जगह थी सिंध, एक जगह थी सिंध, जो कि वर्तमान समय में देखा जाए तो पाकिस्तान का एक प्रांत है। पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो सिंध प्रांत में एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम था दाहिर, जिसका नाम था दाहिर। दाहिर का शासन था सिंध में। और अधिकांश अगर हम बात करें कि जितने भी आक्रमण हुए वो सब इसी एरिया से हुए। सिंध पर राजा राज कर रहा था दाहिर, जो कि बुद्धिमानों के माध्यम से देखा जाए तो एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक। इसी के पास में एक बंदरगाह था जिसे कहते हैं देवल का बंदरगाह, देवल बंदरगाह, जिसका नाम था देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह। अब बड़ा छोटी सी कहानी है। हुआ क्या कि जो अरब में खलीफा था जिसका नाम था अल हज्जाज, यह एक शक्तिशाली खलीफा था। इसने अपना क्षेत्राधिकार बहुत दूर दूर तक कर रखा था। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो किसी पावरफुल जो व्यक्ति होता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसे खुश करने के लिए कुछ न कुछ उपहार दिए जाते हैं। तो उस समय पर श्रीलंका, जिसको सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, उस समय पर श्रीलंका, जिसे सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, यहां के राजा ने, श्रीलंका के राजा ने हज्जाज के लिए कुछ उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं एवं कुछ दासी हज्जाज के लिए भेंट के रूप में भेजी। और यह स्वर्ण मुद्राएं और दासी एक जहाज से होकर, जहाज पर सवार होकर आ रही थी। तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के पास, श्रीलंका से जब जहाज चला तो यह गुजरात देवल बंदरगाह था। यानी कि श्रीलंका से जहाज चला तो यह गुजरात देवल बंदरगाह से, और जा रहा था कहां के लिए? अरब के लिए, यानी कि अल हज्जाज के पास। तभी क्या होता है कि देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरे थे, उन्होंने इस जहाज को लूट लिया और भारी मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं थी और कुछ दासियां थी उनको लूट ले गई। जब ये जहाज लूटा उन्होंने तो ये बात पता चली अल हज्जाज को। किसको पता चली? अल हज्जाज को, कि मेरे लिए जो भेंट स्वरूप जहाज आ रहा था, जो सामान आ रहा था, उसको देवल बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने लूट लिया। क्योंकि यहां पर रूल कर रहा था, शासन कर रहा था दाहिर। जब दाहिर शासन कर रहा था तो उस टाइम पर अल हज्जाज ने अपना कमांडर इन चीफ यानी कि अपना सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और कहा कि जाइए और जाकर दाहिर से मिलिए और जो सामान, जितना सामान लूटा है दाहिर ने, उस सामान को वापस लेके आइए। यहां से मोहम्मद बिन कासिम जाता है दाहिर के पास
और दाहिर से बोलता है कि आपने जितना भी हमारा धन लूटा है वो लूटा हुआ धन वापस कर दीजिए। हमारे आपके साथ में जैसी मित्रता चल रही थी, जैसा व्यवहार था हमारा आपके प्रति प्रिय व्यवहार था, जैसा कि व्यापार का आवागमन अच्छी तरीके से हो रहा था, उसी अच्छी तरीके से व्यापार चलता रहेगा। हमारे आपके बीच में कोई भी दूरी नहीं हो। इस विनती को दाहिर ने कट वचनों में ठुकरा दिया, कट वचनों में ठुकरा दिया और कहा कि जाइए, हमने आपके जहाज को नहीं लूटा, कुछ जल के लुटेरे थे जिन्होंने आपके जहाज को लूटा। इतना सुनकर, कट वचनों को सुनकर मोहम्मद बिन कासिम वापस आ जाता है और हज्जाज से इन बातों को, सारी बातों को बताता है। हज्जाज ने फिर मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर भेजा है। 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कहां? दाहिर के पास। कहां? दाहिर के पास, और कहा कि जाइए, आक्रमण करिए और जितना भी धन लूटा है वापस लेके आइए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फर्स्ट अटैक किया। कहां पर? सिंध पर। सिंध पर फर्स्ट अटैक किया। प्रश्न बनता है कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? यानी कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर अटैक किया और रावल नामक स्थान पर जो कि पाकिस्तान में है, रावल नामक स्थान पर राजा दाहिर को मार दिया, यानी कि इसे डिफीट कर दिया वॉर में। अब जब इसे डिफीट किया, इसे हरा दिया और हरा के इसकी मृत्यु हो गई, इसे मार दिया। इसकी दो पुत्रियां थी जिनका नाम था सूरजमल देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। एक का नाम था सूरजमल देवी और दूसरे का नाम था परमल देवी। इसने दोनों दाहिर की पुत्रियों को बंदी बनाकर हज्जाज के पास भेज दिया। कहां भेज दिया? हज्जाज के पास। उपहार स्वरूप हज्जाज के पास भेज दिया। जब हज्जाज के पास भेजा तो हज्जाज के दो पुत्र थे। तो हज्जाज ने अपने पुत्रों के साथ में इन दोनों दाहिर की बेटियों की शादी करने का निश्चय किया। जब दाहिर की बेटियों की शादी करने का निश्चय किया तो दोनों ने एक चाल चली, और चाल चली कि तुम हमारी शादी अपने पुत्रों के साथ में कर रहे हो। क्या आपको पता है, इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी आबरू लूट ली, यानी कि आप शादी कर रहे हो उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम हम दोनों की ही आबरू लूट चुका है। इतनी बात सुनकर अल हज्जाज क्रोधित हुआ और क्रोधित होने के बाद उसने एक फरमान जारी किया कि जल्दी से मोहम्मद बिन कासिम को भारत से अरब बुलाओ। फरमान सुनकर मोहम्मद बिन कासिम अरब पहुंचता है, अल हज्जाज के पास पहुंचता है और अल हज्जाज क्रोधित अवस्था में होकर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड देता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से अल हज्जाज ने उसकी वफादारी का सबूत मांगा था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सर कलम कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही इसको मृत्युदंड दिया उसके तुरंत बाद उसे पता चला कि सूरजमल देवी और परमल देवी ने झूठ बोला था कि मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी आबरू लूटी है। इसके तुरंत बाद इन दोनों को भी मृत्युदंड दे दिया और दीवार में चिपका दिया।
अब ये तो रही बात एक अरब आक्रमण की, यानी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अरबों का कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में आकर साम्राज्य विस्तार करें, साम्राज्य विस्तार करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अब यह कहानी हो गई कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो बेटा मैंने आपको बताई कहानी कि आक्रमण करने का क्या मतलब था और क्यों आक्रमण किया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया बेटा? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। यह सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण था, आक्रमण किया। दूसरे और हम बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पर बात चलती है। तो जब भारत में अरब आए तो हम देख लेते हैं कि भारत में अरबों का प्रभाव क्या रहा होगा। हमारा एक हेडिंग है कि भारत में अरबों का प्रभाव देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। भारत में अरबों का, भारत में अरबों के प्रभाव। जब भारत में अरब आए तो उनके कुछ प्रभाव होना निश्चित था, क्योंकि किसी जगह पर कोई विदेशी सभ्यता जाती है तो कुछ ना कुछ सभ्यता अपनी छोड़ के ही जाती है। तो कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूं मैडम, जो एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत जरूरी है। जब भारत में अरब आए तो ये इन्होंने भारत में सबसे पहले एक टैक्स लगाया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम था जजिया कर, जिसका नाम था जजिया कर। यह टैक्स 1/2, 2/3 था, लेकिन इस टैक्स में कुछ लोगों को रियायत थी, जैसे कि ब्राह्मण और विकलांग। ब्राह्मण और विकलांग जो लोग थे उनको यह टैक्स नहीं देना होता था। यानी कि सबसे पहले जजिया कर भारत में लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और यह टैक्स था 1/2 और 2/3, लेकिन यह टैक्स ब्राह्मण और विकलांगों को नहीं देना होता था। सेकंड नंबर पर देखा जाए, दूसरे नंबर पर इसके प्रभाव, तो जब भारत में अरब आए तो एक शब्द हम सुनते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक शब्द हमारे सामने बार बार आता है और वह शब्द होता है मानसून। कौन सा शब्द होता है? मानसून। सबसे पहले मानसून शब्द का जिक्र किया अरबों ने भारत में आकर, तो भारत में इस शब्द का प्रचलन हुआ। यह शब्द था मानसून। मानसून शब्द सर्वप्रथम अरबों ने प्रयोग किया, जो कि भारत में लागू हुआ। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो हम देखते हैं मानचित्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटलस। एटलस की बात की जाए, एटलस या मानचित्र सबसे पहले भारत में कौन लेके आए? अरब। सबसे पहले मानचित्र भारत में लेके आए अरब। चौथा नंबर देखा जाए तो कुछ अरब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा होती है डेट्स, यानी कि खजूर। तो भारत में खजूर की खेती, खजूर की खेती और ऊंट पालने की शुरुआत, ऊंट पालने की शुरुआत
किसने की? अरबों ने। भारत में सर्वप्रथम खजूर की खेती और ऊंट पालने की शुरुआत सबसे पहले अरबों ने की। अगर फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो भारत में तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती करने की शुरुआत किसने की? अरबों ने। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की? अरबों ने। आप लोग जानते होंगे बेटा, एक शब्द होता है, एक जीव होता है जिसे बोलते हैं रेशम के कीड़े। तो रेशम के कीड़ों की शुरुआत पालने की किसने की? रेशम के कीड़े पालने की शुरुआत किसने की? अरबों ने। यानी कि जब अरब भारत में आए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज भारत को देके भी गए, जिसमें सबसे पहले था जजिया कर, जो ब्राह्मणों पर विकलांगों पर नहीं लगाया, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। मानसून शब्द की शुरुआत भारत में किसने की? अरबों ने। एटलस यानी मानचित्र की शुरुआत किसने की? अरबों ने। खजूर की खेती और ऊंट पालने की शुरुआत भारत में किसने की? अरबों ने। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की? अरबों ने। और रेशम के कीड़े पालने की शुरुआत किसने की? अरबों ने। जब अरबों ने ये शुरुआत की, इतना कुछ भारत में देके गए, तो बेटा निश्चित है कि भारत से कुछ लेके भी गए होंगे। तो जान लेते हैं कि भारत से क्या लेके गए। हमारे बहुत सारे ग्रंथ थे जो कि आज वर्तमान में भारत में होते तो हमें उसका बहुत बड़ा फायदा होता, बहुत बड़ा बेनिफिट होता। एक कनिष्क के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था चरक, और चरक के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता, जिसका नाम था चरक संहिता। इस किताब का फारसी में अनुवाद कराया और इस किताब को भारत से लेके गए। दूसरी किताब थी पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र की किताब थी। विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात किताब है बाइबल, और बाइबल के बाद में अगर दूसरी किसी किताब का जिक्र होता है, ग्रंथ का जिक्र होता है, तो वो होता है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद कराया और इसको भी साथ में लेके गए। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई, जो कनिष्क का राज्य था, चरक के द्वारा लिखी गई। और पंचतंत्र लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, जो अधिकांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बार बार अगर किताब की बात होती है तो पंचतंत्र का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। तो बेटा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। इन दोनों किताबों को भारत से लेके गए, जो कि चरक संहिता की आयुर्वेद पर आधारित थी, और पंचतंत्र, दो किताबों को यहाँ से भारत से लेके गए और वहां पर जाकर अरब में जाकर फारसी में अनुवाद कराया। आज का टॉपिक यही था। आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ओके।